अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। बच्चों, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जिसका नाम है आरएल। आरएल एक आईएफआरएस 15 का क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऑटम 2022 में रिसेंटली पूछा गया। आईएफआरएस 15 का एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा आपकी अबाउट द 5 स्टेप्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड के रिक्वायरमेंट क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना। रिक्वायरमेंट है बेसिकली दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, मैं बी पार्ट सॉल्व करा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट वाज ऑन मॉडिफिकेशन और उसको हम थोड़ी देर में करेंगे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज। लेंज नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर कर, इसका मतलब है एंट्रीज देनी पड़ेंगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। सर आपका ईयर एंड है अगस्त 2022। अगस्त 2022 आपका कट ऑफ टाइम है जब आपने कट लगा देना है कि यहां तक रेवेन्यू जितना बुक होना चाहिए कर लो, इससे आगे वाला रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए। हमें पता है यहां तक जितनी सर्विस डिलीवर हुई होगी, जितनी सर्विस रेंडर हुई होगी, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या अकॉर्डिंग टू टाइम रेशो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही बता रही होती है, तो उसके हिसाब से आपने रेवेन्यू बुक करना है। और गुड सर्विसेज जो डिलीवर हो चुकी होंगी उनका आपने रेवेन्यू बुक करना है। और जो गुड सर्विसेज यहां तक इस डेट तक डिलीवर नहीं हुई होंगी, तो हमें पता है स्टैंडर्ड कहता है कि भाई जब पीओ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रेवेन्यू बुक कैसे कर सकते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। आगे मेरे बच्चों क्या करना है हमने, इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस, इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस। आगे बड़ी मजेदार बात लिखी है, उसने लिखा नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स। सर डेट्स की तो सारी गेम है, किस दिन आपने क्या एंट्री पास करनी है, रेवेन्यू किस दिन बुक होना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए उसने कहा जी डेट्स के साथ एंट्रीज देनी है, तो हमें बड़ा ख्याल रखना है कि क्या डेट्स हैं। ओके सर, डबल एंट्रीज देनी है, ईयर एंड है हमारा अगस्त 2022। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। ऑन 1 जनवरी 2022 मेरा ईयर एंड है अगस्त 2022 और मुझे कह रहे हैं जनवरी 2022 में। इसका मतलब ये है कि जैन से लेके अगस्त तक बनते हैं 8 मंथ्स। याद रखना 8 माह, जिस दिन वो मुझे कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं वहां से लेके ईयर एंड तक 8 माह हुए हैं। ओके सर हुए हैं, ठीक है, आगे बढ़े। RL entered into contract with Crescent Limited for sale of 10 units, 10 units, 10 units। हमारा एग्जामिनर पंगे भी सीधी सीधी एक यूनिट बेच के बच्चों से देख लेकर रेवेन्यू बुक करना आता या नहीं आता, नहीं उसने कहा 10 यूनिट्स। तो याद रहे, आगे चल के माइंड में रखना है कि 10 यूनिट्स के ऊपर सारी की सारी स्टोरी चल रही है। तो कितनी यूनिट्स हमने बेची हैं? 10 यूनिट्स। अच्छा जी सर जरा हाईलाइट करें सर, आप तो क्रॉस करने लग गए सर, हाईलाइट कर लेते हैं सर 10 यूनिट्स। ओके, 10 units of its state of the art 3D printers। प्रिंटर्स बेच रहे हैं हम जी, 3D प्रिंटर्स बेच रहे हैं हम, एंड 10 यूनिट्स का बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, द कॉस्ट एंड स्टैंड लोन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन ईच यूनिट। हर यूनिट में ये चीजें शामिल हैं। और वो कह रहा है इनकी स्टैंड लोन प्राइस भी है। अब जब स्टैंड लोन प्राइसेस होती है ना, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है, क्या इन्हें हम सेपरेट पीओज माने या ना माने। स्टेप 2 हमारा कहता है कि आइडेंटिफाई करो पीओ, और हर वो चीज पीओ, हर वो गुड सर्विस पीओ बनेगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनेगी जो डिस्टिंक्ट है। तो मुझे ये जानना है। अच्छा, क्या कह रहा है जी, ईच ऑफ द प्रिंटर आर एज फॉलोज। वो कह रहा है हार्डवेयर जो है, जो चीज नजर आती है आपको प्रिंटर में, वो 1800 की कॉस्ट का है। और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके 720 बनते हैं, वो 720 की कॉस्ट है और दोनों को मिला के बेचा जाता है 3600। सर क्वेश्चन ये है कि एक पीयू है या दो पीयू है? सर अभी नहीं पता, अभी तक तो लग रहा है दो ही होंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि दो हैं या एक है। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा है, ये एक दूसरे के बगैर ऑपरेट कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर ऑपरेट हो सकता है। आपको यू नीड टू प्रूव दैट। अगर लेकिन अगर इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इंटीग्रेटेड है, मिलके आपको काम करके देते हैं, तो फिर ये एक ही पीओ होगा। ये सारी की सारी कहानी हमने स्टेप 2 में पढ़ी थी। आगे, अच्छा दोनों मिला के 3600 के बेचते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू द नेक्स्ट वर्जन, ये अपग्रेड भी सेपरेट पीओ है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। अगर अपग्रेड के बगैर
ये दोनों चीजें ऑपरेट कर रही हैं तो ये सेपरेट हो गए। यानी कि अगर आने वाली चीज यानी जो थर्ड चीज है उसको पहले दो की जरूरत नहीं है, पहले दो उस अपग्रेड के बगैर भी चलेंगे तो ये सेपरेट सेपरेट पीओज है। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 350 की यूनिट कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट आपको 350 पड़ती है और आप आगे टका देते हैं उस अपग्रेड को 500 का। स्टैंड लोन प्राइस भी गिवन है। मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर, मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर 210 की कॉस्ट है एंड यूनिट प्राइस नॉट एप्लीकेबल है, इसका मतलब है यूनिट प्राइस नहीं है। अब हमें पता था कि हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने पीओज आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 2 में ट्रांजैक्शन प्राइस पता कर ली, और स्टेप 4 में हमने स्टैंड लोन प्राइसेस की बेसिस पे एलोकेशन करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस की, और इस भाईजान की स्टैंड लोन प्राइस हमें गिवन ही नहीं है। सो इफ यू डोंट हैव स्टैंड लोन प्राइस तो देन यू नीड टू कैलकुलेट। सर क्या कैलकुलेट करें सर, किधर पढ़ा था हमने? तो स्टेप 4 में बच्चों आपने पढ़ा था कि अगर स्टैंड लोन प्राइस गिवन ना हो तो देर आर 3 मेथड्स जिनके थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वो कौन से 3 मेथड्स थे सर, प्लीज बताएं। पहला मेथड था कि मार्कअप मार्जिन अप्रोच लगा लें आप, कॉस्ट प्लस अप्रोच क्या कहा था हमने। तो पहली अप्रोच थी कॉस्ट प्लस अप्रोच, ठीक है यार, कॉस्ट गिवन है, इसमें प्लस करें जो भी मार्कअप मार्जिन है और अपनी सेलिंग प्राइस निकाल लें। ओके। दूसरा, दूसरी अप्रोच हम लोगों ने कहा था मार्केट असेसमेंट अप्रोच, कि मार्केट में कंपेटिटर देखें, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लें, उसकी प्रोडक्ट के स्टार्स देख लें, उसकी प्रोडक्ट के रैंकिंग देख लें, और अपनी रैंकिंग के हिसाब से अपनी प्राइस, अपनी प्रोडक्ट को क्या कर लो, प्राइस एलोकेट कर लो। तो इसको कहते हैं मार्केट असेसमेंट अप्रोच। थर्ड अगर हम बात करें तो वो क्या है जी, ये जरा गौर कर लेते हैं। थर्ड अप्रोच है रेजिडुअल अप्रोच। व्हाट इज दिस रेजिडुअल अप्रोच? ये रेजिडुअल अप्रोच क्या है जी, कि सर जो टोटल प्राइस है उसमें से अज्यूमिंग के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये जितने भी पीओज हैं माइनस करना, जो बाकी बच जाएगा वो मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर का। तो ये सर अप्रोचेज हैं। अगर क्वेश्चन में मार्केट असेसमेंट अप्रोच अप्लाई करने के लिए आपको डाटा चाहिए कि कंपेटिटर की प्रोडक्ट का डाटा हो, कंपेटिटर ये मेंटेनेंस सर्विस कितने में देता है आपको पता हो, अगर आपको ये नहीं पता देन यू वोंट बी एबल टू अप्लाई ये भाईजान क्या है। कॉस्ट प्लस अप्रोच लगाई जा सकती है क्योंकि आप बड़ी इजीली प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। देखिए ना, हार्डवेयर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर कितने परसेंट प्रॉफिट्स पे बेच रहा है, ये बड़े आराम से निकाला जा रहा है, वहां से निकाली जा सकती है। और रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच फॉलो की जा सकती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि रेजिडुअल अप्रोच बिल्कुल एज अ रेजिडुअल अप्रोच ही रखो, कि कुछ ना और हो सका तो ये अप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे। आरएल अभी तक मुझे ये नहीं पता कितने पीओज है, अब मैं तसल्ली से जरा क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कितने पीओज हैं। RL sells 3D printers hardware along with the software, as hardware cannot be used without printing software. Sir, hardware printing software के बगैर नहीं चल सकता। They are integrated to each other, they are necessary to each other, they are dependent। वो एक दूसरे को कह रहे हैं भाई मोहब्बतां सच्चियां ने, हमारा तो गुजारा ही नहीं है एक दूसरे के बगैर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन ने मुझे कह दिया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, तो मुझे ये समझ आ गई कि भाईजान भाईजान ये दोनों एक ही पीओ हैं, ये दो पीओज हो ही नहीं सकते। तो पहला पीओ जो हमारा आइडेंटिफाई हुआ है वो ये, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक पीओ है। ओके सर, फाइन सर, आगे बढ़े सर। आगे गया सर, द 3D printer remains functional without the software upgrade and maintenance support। और इन दो चीजों को, सॉफ्टवेयर अपग्रेड की और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि ये एक सेपरेट पीओ है, ये एक सेपरेट पीओ है, और ये एक सेपरेट पीओ। ये ले, कितने पीओज हो गए? 3। तो मैंने क्या अप्लाई किया अभी तक? मैंने अप्लाई किया है स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, एंटर हो गए हैं। स्टेप 2 मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों? यस यू आर राइट, मैंने आइडेंटिफाई करना है स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है? यस देयर आर 3 पीओज। बड़ी तसल्ली से ये काम करना पड़ेगा आप लोगों को। स्टेप 2, और वो है आइडेंटिफाई पीओज एंड देयर आर 3 पीओज। ये लें, जिसे आपने पीओ बोला उसी की रेवेन्यू की एंट्री होनी है, उसी के ऊपर एलोकेशन होनी है। तो ये वाला स्टेप जरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? आरएल सेल सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑन रिलीज ऑफ टू ऑल ऑफ इट्स कस्टमर्स। सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप बेचते हैं जब ये सारे के सारे कस्टमर्स को रिलीज हो जाती है, तो उससे पहले नहीं बेचते। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड
जब सारे कस्टमर्स को रिलीज हो जाएगी तब आप उसको सेल करोगे, उससे पहले आप सेल नहीं करते। तो पीओ सेटिस्फाई कब होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। However, RL does not provide maintenance support but went against its policy to provide it to CL। वो कह रहे हैं नॉर्मली ये मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, अलहदा से नहीं बेचता, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गया। एक इंपॉर्टेंट कस्टमर था, आपने कहा यार अगर ये मांग रहा है तो इसको प्रोवाइड करो, पॉलिसी को दफा कराओ। इसी वजह से इसको स्टैंड लोन प्राइस नहीं है, इसीलिए तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी। तो देयर आर 3 पीओज, मुझे ये बात पता चल गई है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर was sold to CL at an overall discounted price of 4 million। और ये बात जरा और करना, 4 मिलियन का ईच प्रिंटर, ईच यूनिट। सर आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं ईच यूनिट पे? क्योंकि सर मुझे पता है कि 10 यूनिट्स हैं क्वेश्चन में। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेलिंग प्राइस, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी पंगे होते हैं कुछ, हमने पढ़े थे 4 पंगे होते हैं इसमें। टाइम वैल्यू मनी का ख्याल रखना होता है, फिर हमने पढ़ा था दूसरा नॉन कैश कंसिडरेशंस आ सकती हैं, तीसरा वेरिएबल कंसिडरेशंस आ सकती है, को पेनल्टी शनल्टी को बोनसेस, एंड द फोर्थ वन इज कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर आ सकती है। ये 4 एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन देख लेते हैं। 34 तो मेरे भाई जो ट्रांजैक्शन प्राइस मुझे नजर आ रही है, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं सर, ये कहाँ से आई? ये हाईलाइट की है मैंने। 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स इंटू क्या करेंगे आप लोग मेरे बच्चों? ओ मेरे बब्बर शेरो, ओ मेरे बब्बर शेरो, थाउजेंड्स में चले जाएं। 3 जीरो यहाँ पे भी कॉमन है तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम चले जाएंगे तो यू विल गेट योर ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3 एंड द वैल्यू इज 40,000। आई बिलीव ये 40,000 आ रही है, तो प्लीज मुझे कंफर्म कर देना। और वैल्यू चल रही है थाउजेंड्स में। ये लें सर, ट्रांजैक्शन प्राइस 40,000 है। कितने पीओस पे एलोकेट करना है सर आप लोगों ने? स्टैंड अलोन प्राइजेस को यूज करके यू नीड टू एलोकेट ऑन 3 पीओस। अब मैं स्टैंड लोन प्राइजेस को यूज करने वाला हूं, बट इंटरेस्टिंगली वी डोंट हैव स्टैंड लोन प्राइस ऑफ ऑफ मेंटेनेंस। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ले लेते हैं सर। पहले जरा हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग तो रखो ना, तो इसको सिंपल 3D प्रिंटर ही बोल दो यार। उसी प्रिंटर में हार्डवेयर है, उसी प्रिंटर में सॉफ्टवेयर है, दोनों एक ही हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकट्ठा बोल लो। तो सर कितने की यूनिट प्राइस है? अलहदा से अगर आप बेचें तो कितने की बेचते हैं? सर 3600 की एक बेचते हैं। प्राइजेस एक के हिसाब से भी निकल सकती हैं। प्राइजेस स्टैंड लोन एक एक की ले लें, परसेंटेजेस निकल आएंगी, टोटल 40,000 पे अप्लाई कर देना। अदरवाइज यहीं पे 10-10 से मल्टीप्लाई करना तो कर लें। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, क्या ख्याल है? तो एक एक के ऊपर एलोकेट कर लें, 10-10 से मल्टीप्लाई करके भी तो वही आंसर्स आएंगे। अब जी 3600 स्टैंड लोन प्राइस ऑफ वन प्रिंटर है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू द नेक्स्ट वर्जन, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड मैं लिखता हूं इसको। ये जो अपग्रेड आपने उनको देनी है दैट इज 500 की। ये अपग्रेड जो है वो 500 की है बच्चों। तो ये आप लोगों के पास स्टैंड लोन प्राइस आ गई जी। ओके, आगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्या है जी? सर मेंटेनेंस की स्टैंड लोन प्राइस नहीं है, तो यार निकाल लें। कितने परसेंट आप लोग मार्कअप मार्जिन लगाते हैं वो निकाल लें। दैट सिंपल, वो निकालें और ले जाएं। तो मैं सर निकालता हूं मार्कअप। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम कितने की बेचते हैं? ये 3600 के बेचते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो नॉर्मल मार्जिन है वो कितना है? तो 1800 और 720, ये कॉस्ट है हमारी। दोनों मिला के बताओगे कितनी कॉस्ट आ रही है प्लीज? दोनों मिला के बताओगे कितनी कॉस्ट आ रही है? 18। चलें इस तरह करते हैं, 1800 भी माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट निकालना है मैंने। 1800 और 720, तो ये सर आपका प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है, प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है यार बच्चों 1080, 1080 आपकी प्रॉफिट की वैल्यू है। मार्जिन निकाल लेते हैं। मार्जिन अगर मैं निकालूं तो 1080 डिवाइडेड बाय, मार्कअप निकालना है तो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और मार्जिन निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर लो, सेलिंग प्राइस, आपकी मर्जी। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, 3600 सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिए, इनटू 100 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल मार्जिन जो चल रहा है वो ये है। प्लीज देखें जरा, 1080 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आएगा कितना मार्जिन आप लगाते हैं। कितना मार्जिन आप लगाते हैं बताएं जी, कितना मार्जिन है हमारे पास? जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, 30% आ रहा है जी। लें जी 30% मार्जिन है सर, ये लें। अब मैं चाह रहा हूं कि मेंटेनेंस की कॉस्ट अगर 210 है,
इस पे 30% मार्जिन है, तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? तो बड़े आराम से कैलकुलेट की जा सकती है सर। 210 कॉस्ट है, इनटू मुझे 100 पे जाना है, डिवाइडेड बाय 70, ये 70% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मार्जिन में सेल्स 100% होती हैं। दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ जाएगी। प्लीज बताएं कितनी आ रही है? शाबाश, 300 आ रही है। चलें जी, तो ये आ गई 300 आपकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर मार्कअप मार्जिन मार्जिन निकाला है, मार्कअप निकाल के भी ऐड करते हैं तो 300 ही आना था। तो ये 30% मार्जिन नॉर्मली आप क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो अप्लाई कर रहे हैं, हमने वही मेंटेनेंस सर्विस की कहानी पे चला दी और हमने मेंटेनेंस सर्विस का यूज कर लिया। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाला भी तो यूज कर सकते थे आप, आपने वो क्यों नहीं यूज किया? सर बिल्कुल यूज किया जा सकता था। मजे की बात ये है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना कि नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। नॉर्मल है हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। ज्यादा बेहतर यही था कि आप हार्डवेयर और प्रिंटिंग से निकालते। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि अगर आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड का भी प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना, तो वो 30% आ जाएगा। यानी दोनों में दोनों का मार्जिन अगर आप देखें तो 30% पे बेच रहे हैं। ये और पक्का है, ये और पक्की बात हो गई है कि 30% ही कमाया होगा उन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर भी। स्टैंड ऑन प्राइस 30% के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लेते। लेकिन अगर क्वेश्चन खामोश होता और सॉफ्टवेयर अपग्रेड की परसेंटेजेस कोई और आ रही होती और हार्डवेयर प्रिंटिंग की और आ रही होती, तो फिर आपने नोट दे देना था कि सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल मार्जिन हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, तो मैंने इसका ले लिया है, अदरवाइज जजमेंट है दूसरे का भी हो सकता था। तो इस तरह के नोट का सहारा ले लेना चाहिए इफ यू आर इन डाउट और आपको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेम है, 150 का कमा रहे हैं ये देखें जरा, और डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली 30% मार्जिन। तो 30% मार्जिन है, कहानी खत्म। सर आपको स्टैंड लोन प्राइस पता चल गई है। आई होप यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे गो अहेड देंगे आप लोग यहां तक, देन आई मूव, अदरवाइज मैं यहां से आगे नहीं जा। क्लियर है? ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है सर? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है? तो सबसे पहले तो मैंने चार्जर अटैच करना है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाईजान कह रहे हैं मुझे कि सर जरा मेहरबानी करें मेरे पे, और ये मेहरबानी हमने कर दी। अब सर, अब क्या करें? अब सर जब 3 स्टेप पूरे हो गए हैं, नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस, ये सारी डिस्कशन रेज कर रहा हूं मैं ताकि मुझे जरा क्लैरिटी रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां से मैंने स्टैंड लोन प्राइस निकाल ली। व्हाट इज द टोटल ऑफ दी स्टैंड लोन प्राइसेस? प्लीज बताएंगे जरा टोटल कितना आ रहा है? 3600 प्लस 500 विल गिव यू 5100, 4100 प्लस 3300, आई थिंक ये 4400 आ रहा है, लेकिन प्लीज एक दफा देख लेना। नाउ मुझे यहां से परसेंटेजेस निकाल लेनी चाहिए। 3600 डिवाइडेड बाय 4400, ये आपके पास इनटू 100, स्टैंड लोन प्राइस एक पीओ की डिवाइडेड बाय सबके टोटल की स्टैंड लोन प्राइस इनटू 100, यू विल गेट परसेंटेज। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले परसेंटेजेस निकाल लें तीनों की, फिर ऊपर 40,000 से मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट 40,000 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपके पास प्राइजेस आती जाएंगी। ये लें, ये पहले वाले की आ गई। लेट मी चेंज द कलर। जी सर, 500 आपके पास आया मेरे बच्चों, डिवाइडेड बाय 4400 इंटू 40,000, आपका कितना है? सर यहां से एक प्राइस आ जाएगी आपके पास। सर तीसरी प्राइस आएगी 300 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू 40,000, तो ये भी आपके पास आ गई। ये लें सर। अब मेरे बच्चों ट्रांजैक्शन प्राइसेस को बता सकता है मुझे? व्हाट इज द एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ ईच पीओ कितना आ रहा है? आई नीड आंसर्स। ट्रांजैक्शन प्राइस, जी सर, चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, प्लीज बताएं कितना आ रहा है। पहले वाले का क्या आ रहा है जी? ब्रिलियंट सर। कितनी अमाउंट आ रही है जी? 3273 जीरो। ये रही जी, ये आ गई सर। दूसरे की सर आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है? 54540, यही अमाउंट आ रही है। और तीसरे की अमाउंट आ रही है 2730।
तो ये सर आपके पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, हो सकता है एग्जामिनर ने क्या किया हो, वेल बेसिकली एग्जामिनर ने यही किया है, यहाँ पे 40,000 नहीं लिया उसने, सिर्फ यहाँ पे 4,000 ले लिया। तो ठीक है यार, 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट की एलोकेटेड प्राइस आएगी, फिर आपको उससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट पहले ही 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जब मैं टोटल प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये टोटल एलोकेटेड प्राइस आ गई। अब मुझे इसे दोबारा 10 से 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे बच्चे यहां तक साथ हैं? प्लीज बताएं, क्या हम यहां तक साथ साथ हैं? कोई टेंशन तो नहीं है ना? स्टेप 4 देख लो, स्टेप्स ही अप्लाई हो रहे हैं बस, लेकिन हर जगह पे कोई ना कोई पंगा आ रहा है। और अगर आपने तसल्ली से इन्हें पढ़ा हुआ तो समझ आ रही होगी, अदरवाइज कोई ना कोई टेंशन चल रही होगी। ब्रिलियंट। अब सर ये ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई, अब आ जाए बच्चों स्टेप 5। स्टेप 5 आपके पास आ रहा है। स्टेप 5 में आपने क्या करना होता है, ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइसेस हैं, इनका रेवेन्यू बुक करना। सर इनका रेवेन्यू बुक करना होता है सर। तो देख लेते हैं सर आगे क्या कहानी है, कोई और को कहानी तो नहीं है चलाई हुई, देख लेते हैं सर, अभी देख लेते हैं सर क्या कहानी है। सर वो कह एज पेपर पेमेंट टर्म्स सीएल पेड 30% ऑन 1 Jan 2022, while 50 पहले दिन ही 30% पे कर दिया, while 50% was paid at the time of delivery of printers, हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर दोनों मिला के एक ही बनता है। सर डिलीवर कब हुआ, पीओ सेटिस्फाई कब हुआ? क्या जनवरी में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने मुझे 30% उस दिन दिए? उसने कहा रखें सर रखें। हमने कहा यार यूनिट्स तो हमने देनी है तुम्हें 1 मार्च को जाके। उसने कहा कोई मसला नहीं। तो सर 30% जब आपको पैसे मिले तो मेरे भाइयों वो क्या थे, सिर्फ बता दें वो क्या थे। 30% पैसे मिल गए, काम कोई नहीं किया, दिया कुछ नहीं, समझ लग गई? तो सर दिया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करना होता आपने, वादे अपने आपने पूरे करने होते हैं। सर वादे ही नहीं पूरा किया आपने, तो व्हाट डज इट मीन अगर वादा पूरा नहीं किया आपने? एग्जैक्टली सर, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एडवांस में पैसे पकड़ लिए हैं, जिसे हम रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं, जिसे हम डेफर्ड इनकम कहते थे, प्री रिसीव्ड इनकम कहते थे। अब आईएफआरएस 15 कहता है यार कुछ शर्म करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड यूज करो, बड़े हो गए हो तुम लोग। तो मैंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड यूज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों करना क्या था हम लोगों ने, तो अब ये बात क्लियर कर लेना कि 1 जैन पे जो मैं डबल एंट्री बनाऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की बनाऊंगा। ओके सर, 50% पैसे फिर उसने डिलीवरी के टाइम पे कर दिए। सर मेरा पहला रेवेन्यू बुक होगा, मुझे स्टेप 5 कहता है व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। तो मैंने रेवेन्यू बुक करना है 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 को, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना रेवेन्यू बुक करना है? यू आर राइट, मैंने सिर्फ इतना रेवेन्यू बुक करना है 1 मार्च 2022 को। तो 1 मार्च 2022 को ये वो अमाउंट है जो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, ये कहानी ठीक होगी, गुड। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है सर। एंड रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन फेब 2023, बाकी 20% कब दिए देगा वो हमें? 2000 2023 को। ओके सर ठीक है, बाकी 20%, 20% ऑफ 4 मिलियन या 40,000 का 20%, ये परसेंटेजेस लगा लेते हैं। एट द ईयर एंड 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द न्यू वर्जन ऑफ द प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन अक्टूबर 2022। सर जरा और कर रहे हैं आप, एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड है, लेकिन अभी तक वर्जन नहीं दिया आपने। मुझे बताएं, अगर मैं एक अपग्रेड है सॉफ्टवेयर, जो नया सॉफ्टवेयर मैं अपग्रेड कर रहा हूं, जब तक ये अपग्रेड मैं नया ये अपग्रेड कस्टमर्स के सॉफ्टवेयर में ऐड कर नहीं देता, तब तक मेरा पीओ सेटिस्फाई होगा? सर मैंने बड़ा डेवलप कर लिया है जी, अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन पे मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरा 80% काम हो गया है, मेरा 90% काम हो गया है। सर ये अपग्रेड आपके हैं या कस्टमर के हैं? क्या पढ़ा था हमने कि सर्विस और गुड्स की एक निशानी है। सर्विसेज में अगर आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं और एक एसेट बन रहा है, तो वो कस्टमर के कंट्रोल में होता है, कस्टमर का कंट्रोल होता है उसमें। जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप ठेकेदार हो और आप किसी के लिए घर बना रहे हो, तो जो घर बन रहा है आपके काम से घर बन रहा है, वो घर कस्टमर के कंट्रोल में है, तो इसका मतलब आप सर्विस बेच रहे हैं। सर सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप अपनी प्रेमिसेस में आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसका 80% अपग्रेड हो भी गया है, तो कस्टमर को तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड का बेचना गुड्स है, सर्विस नहीं है, क्योंकि इस पे कस्टमर का कंट्रोल नहीं है।
क्या मेरे बच्चों को बात समझ लगी? बब्बर शेर है तो जाते, इसका मतलब ये है कि 80% काम हो गया लेकिन रेवेन्यू बुक नहीं होना क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कि अपग्रेड उन लोगों को आपने डिलीवर नहीं किया। और अभी भी वो बातें कर रहा है, लग रहा है कि अक्टूबर 2022 में ये रिलीज हो जाएगा। कस्टमर को तो अक्टूबर में जाएगा, आपका ईयर एंड अगस्त है, अगस्त तक कट ऑफ लगा दो, अगस्त पे रुक जाओ, अगस्त तक ये सॉफ्टवेयर उसकी जेब में नहीं गया, इसका मतलब है इस अपग्रेड का रेवेन्यू अभी बुक नहीं होना। तो सर मजेदार बात क्या है, स्टेप 5 मुझे कह रहा है कि भाईजान 1 मार्च 2022 को आपने डिलीवर किए हैं ये प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स, जिनमें दो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। 32730 का रेवेन्यू बना लेना। पहला पॉइंट ये है सर, पहला पॉइंट ये है, 32730 का बना लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है जी? ओके, दूसरा पॉइंट है, क्या मैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड डिलीवर कर चुका हूं? आंसर है नो, आपने डिलीवर नहीं किया, रेंडर नहीं किया, अभी तो आप बनाने में लगे हुए हैं अपग्रेड। इसका मतलब यह है कि इस अपग्रेड का रेवेन्यू बुक इस साल में नहीं होना, अपग्रेड का कोई रेवेन्यू बुक नहीं होना, नो रेवेन्यू। अब सर आ गया सर्विस। सर सर्विस का क्या करना है? सर सर्विस एक सर्विस है और सर्विस आती है ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड आना है, ओवर द पीरियड आने का मतलब क्या है सर? सर जनवरी से कहानी शुरू हुई है या मार्च से कहानी शुरू हुई है? मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा मैं ना आप लोगों के प्रिंटर ठीक कर दिया करूंगा, आके सफाई सुफाई कर दिया करेंगे, आके टाकी शाकी मार दिया करेंगे। और भाई टाकी शाकी मारने वाला सिलसिला कब शुरू होना है? क्या वो उसी दिन शुरू हो जाना जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या उस दिन शुरू होना है जिस दिन प्रिंटर डिलीवर हुए हैं? आपने मेंटेनेंस का काम कब शुरू करना है बताएं, आप मुझे आप बताएं ना जरा, आप कब शुरू करना है प्रिंटर? प्रिंटर आपने दिए नहीं, क्या मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी उनकी? तो भाई पहले आप प्रिंटर देंगे, जब प्रिंटर देंगे आप कहेंगे इसकी मेंटेनेंस मेरे हवाले है, तब से शुरू होनी है जब आपने प्रिंटर डिलीवर किए हैं। इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस एक सर्विस है, मेंटेनेंस का जो रेवेन्यू बुक होना चाहिए मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, वो होना चाहिए मार्च से शुरू करें। मार्च सर्विस दी आपने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने मंथ्स बनते हैं? ओ मेरे राहुल, कितने मंथ्स बनते हैं? 6 माह बनते हैं, 6 माह ईयर एंड तक 6 माह की सर्विस डिलीवर हुई है। इसका मतलब है मेंटेनेंस का 6 मंथ्स का रेवेन्यू बुक करेंगे आप। तो और 6 माह का कैसे रेवेन्यू बुक करेंगे? सर ये जो ऊपर है ये 12 माह का है, ये 12, सॉरी ये नहीं, ये 12 मंथ्स का रेवेन्यू है। और आपको कैसे पता चला 12 मंथ्स का है? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। ये देखें लिखा हुआ है, स्पोर्ट आपने 1 साल के लिए देनी है, ये देखें जरा, ये लिखा हुआ है स्पोर्ट 1 साल की है, इसका मतलब 1 साल का रेवेन्यू है, ये 12 माह का है, एंड आई नीड जस्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू। तो यार मेरे बच्चों बोल दो बोल दो, बोल दो बोल दो। तो सर ये बोलना क्या है सर? ये लें सर, टू, लिख क्यों नहीं रहे सर आप? सर लिख लेते हैं 2730 इंटू 6/12। सर ये कहानी है सर, जल्दी से बताएं कितना रेवेन्यू आ रहा है? 1365 आ रहा है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ लगी है? और ये रेवेन्यू ईयर एंड पे आके बुक होना है, ईयर एंड पे, ये काम आप लोगों ने ईयर एंड पे करना है। वैसे तो हर मंथ हो जाना चाहिए, हर मंथ के हिसाब से, लेकिन हम यूजली ईयर एंड पे रिपोर्टिंग डेट पे सर्विसेज के रेवेन्यूज बुक कर रहे होते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ आई है, नाउ वी आर इन द पोजीशन कि हम लोग इसको आगे लेके चल सकें। क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लगी है? कोई हल्का सा माइंड में हल्का सा कुछ टेंशन है, कोई ऐसी बात जो आपको आप कह रहे हैं यार ये कहाँ पड़ी थी, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इतनी बात समझ लगी है तो आप लोग है ही नहीं, आप लोग बब्बर शेर लोगों को। हाँ जी, बताएं जी। वाह, भाईजान कह रहे हैं क्लियर है, भाई बहन सारे कह रहे हैं क्लियर है, बेहतरीन हो गया सर। अगर ये क्लियर है तो अब आ जाते हैं जरा एंट्रीज पे। सर एंट्रीज बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये लें। चले मेरे बच्चों, आप आपको रेवेन्यू पता है, आपको सब सारी तसल्ली है। 1 जनवरी पे जब उसने 30% और 40,000 दिया ना मुझे, 40,000 मेरा टोटल प्राइस है, जब उसने मुझे 1 जैन पे क्या दिया, 1 जैन 2022 को जब उसने 30% दिया ना, तो मैंने डबल एंट्री पास करनी है, डेबिट बैंक या कैश, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये लें सर, ये पैसे जो रिसीव हुए हैं पहले दिन, 30% पैसा रिसीव हुआ है उसका, उसकी अमाउंट है। सर 30% कितना बनेगा? सर आप खुद देख लें कितना बनेगा। 40,000 टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, इनटू
it is 30%, it will give you exactly 12,000. ये आ गई अमाउंट 12,000. तो बैंक टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 12,000, ये आपने काम किया. अब मेरे बच्चों, उसने 50% पे किए जब मैंने उनको प्रिंटर्स डिलीवर किए. प्रिंटर कितने के थे? 32,730 के. सर रेवेन्यू तो सारा बुक हो जाए. ओके, पैसे मिले नहीं मिले वो अलग बात है. तो सर आप 1 मार्च पे जब आएंगे 2022 पे, अब आप डबल एंट्री क्या बनाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन. अब डबल एंट्री बनाएंगे, आप कहेंगे रेवेन्यू बुक कर लो. सबसे पहले मैंने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया. मैंने कहा भाई रेवेन्यू तो बुक करो ना. आपने रेवेन्यू को बुक कर लिया. रेवेन्यू को बुक करना है आपने. ओके, कितना रेवेन्यू बुक होना है जी, प्लीज बताएं. व्हाट शुड बी द रेवेन्यू जो बुक होना है? जी बिल्कुल ठीक, 32,730. सर ये कौन सी अमाउंट का रेवेन्यू है सर? सर जो प्रिंटर्स आपने डिलीवर किए हैं. ओके सर, अब डेबिट किसे करूं सर? सर ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो आपको मिली थी ये खत्म. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म. तो पैसे क्या हो गए हैं? आ गए हैं तो लें जी खत्म. तो 12,000 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट. ये हो गया मेरे बच्चों. ओके, आगे क्या कर रहे हैं सर? सर कितने पैसे रिसीव हुए हैं अब? बैंक से पैसे कितने रिसीव हुए हैं? 50%. 50% कितना बनता है? बता दें 40,000 का 50%. ये 40,000 का 50% आपको मिल गया है. तो ये 20%, सॉरी 50%, ये मिल गया है. सर कहाँ लिखा हुआ? लिखा हुआ 50% पे कर दिए हैं. तो 20,000 से ये आ गया. अगर तो एंट्री बैलेंस होगी है तो ठीक है, नहीं हुई तो जो भी डिफरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी है. तो मेरे बच्चों जरा बताना, 32,000 डेबिट साइड पे है और क्रेडिट साइड पे 32,730 है. मतलब कस्टमर ने पूरे पैसे नहीं दिए. अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी. मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर पैसा कस्टमर आपको नहीं देता और वो कंडीशनल है किसी आने वाले पंगे के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऊपर, मेंटेनेंस के लेवल पे, अगर किसी पे डिपेंडेंट है, कंडीशनल है, तो डेबिट साइड पे आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट. कंडीशनल जो पैसा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता है. अनकंडीशनल राइट जो होता है वो रिसीवेबल होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आना चाहिए. अब मुझे ना बताया नहीं हुआ कि ये कंडीशनल है नहीं, तो मैं क्या करूं? कोई एक लिख दें. बेहतर ये है दोनों लिख दें, ऐसे स्लैश के साथ दोनों लिख दें. इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी ताकि एग्जामिनर को याद रहे कि भाई पंगा क्या चल रहा है. 730 ये अमाउंट. क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लगी? प्लीज बताएं. एंट्री क्लियर है? 1 मार्च 2022 तक हम लोग क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो फिर मुबारक हो. आखिरी एंट्री हम पास करेंगे और कोई पैसा नहीं, कोई कहानी नहीं. 31 अगस्त पे जाके, ईयर एंड आपका जो है अगस्त, 31 अगस्त पे जाके आप सर्विस का रेवेन्यू बुक करेंगे. वो मैंने कैलकुलेट पहले कर लिया था मेरे बच्चों. 31 अगस्त ईयर एंड पे जाके सर्विस का रेवेन्यू, पैसे अभी तक मिले नहीं है और कोई कहानी है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करें अगर कंडीशनल है, रिसीवेबल को डेबिट करें अगर अनकंडीशनल है, और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें. ये मेंटेनेंस का रेवेन्यू, मेंटेनेंस का. कि सर कितना रेवेन्यू है मेंटेनेंस का? देख सकते हैं आप, मेंटेनेंस का रेवेन्यू है आधा रेवेन्यू. ये बुक कर लिया था हमने. 6 माह का निकाला था यार, ये था ना. ये लें सर, 1365 का रेवेन्यू आप बुक कर लें. लें सर 1365, 1365. बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश. क्या मेरे बच्चों को ये पार्ट समझ लग गया है? कोई टेंशन है? प्लीज बताएं. तो देखिए यार कितना मजेदार क्वेश्चन था. उसने स्टेप 4 में एक पंगा डाला, वैल्यू नहीं गिवन थी, रेजिडुअल वैल्यू. आपने इस तरह के एग्जांपल्स की हुई हैं. आपके आई कैप की बुक में है. मजे की बात ये है, ठीक है, वो आप लोगों ने पंगा सॉल्व किया. टू मार्कअप मार्जिन, स्टैंड लोन प्राइसेस निकाली. फिर आप लोगों को पीओज उसने आइडेंटिफाई कराए, एक चीज को दूसरे पे डिपेंडेंट करा के उसने उस पे पंगा किया कि दो चीजें ऐसी थी जो सिंगल पीओ बनेगी. फिर उसने सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर द पीरियड लेके गया और उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड कस्टमर्स को नहीं पहुंचाए. तो मजे की बात है, जो डिलीवर नहीं हुआ पीओ उसका रेवेन्यू बुक नहीं होना था. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. पास्ट पेपर के क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं. तो ये था अभी तक की डिस्कशन. बाकी इंशाल्लाह देखते हैं फिर बाकी कौन से क्वेश्चंस हैं. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.